Hello everyone, this is third lecture of Polity PT 365 2024. In last class we have completed till 8th schedule of Indian Constitution. Today we will start from here. But first of all, we will solve some MCQ and then we will start. And the first question is from National Capital Territory of Delhi Amendment Act 2023. You can take your 10 seconds, read the question and give answer. So the question is, which of the following is true regarding the relation between LG एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1991 में दिल्ली गॉट स्पेशल स्टेटस, दैट इज दिल्ली विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एलजी विल परफॉर्म ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट लेकिन यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा बिटवीन एलजी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसी से रिगार्डिंग है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन LG can transfer or LG can refer the matter to the president for his opinion। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन ओवर पावर द ओपिनियन ऑफ LG इन मैटर रिलेटेड टू लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज इन सब्जेक्ट पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर ही नहीं है कानून बनाने का। बिकॉज जैसा कि हमने एक्ट में देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली लेजिस्लेचर कैन make law on all the subject which belongs to state list or concurrent list, but इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इस पे तो दिल्ली गवर्नमेंट कानून बना ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इज LG's opinion shall be final in case of difference of opinion with newly constituted NCCSA। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट भी सही है बिकॉज हमने देखा था कि ये जो अथॉरिटी बनाई इस एक्ट ने दैट इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इस अथॉरिटी में 3 पर्सन होंगे, CM एज अ चेयरपर्सन, देन आफ्टर प्रिंसिपल, होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, and this authority will recommend a person but that depends on the discretion of LG that LG उस person को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। so this is the third statement and तो ये statement क्या है? this statement is correct। fourth statement is a proposal related to dissolution of legislative assembly of Delhi doesn't need the approval of LG। जस्ट अपोजिट ये है स्टेटमेंट बिकॉज हमने देखा था कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये एक्ट मस्ट कहता है क्या LG का अप्रूवल लेना होगा। सो हियर इज दी कि डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर, सर्टेन मैटर्स मस्ट बी सबमिटेड टू LG लाइक दी समनिंग, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हमारे पास दिस स्टेटमेंट करेक्ट था, 4 गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ओनली 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्टली हमने देखा था 8th शेड्यूल, ये क्यों न्यूज़ में था? तो जो क्वी ट्राइब्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डेली मील से कुछ ग्रेन को सेव करके रखते थे एंड दैट ग्रेन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड। आफ्टर सेलिंग दैट ग्रेन जो पेमेंट होती थी, जो पैसे होती थी, वो पैसे को टीचर्स को दिया जाता था जो क्वी लैंग्वेज को पढ़ाता था। सो जब ये बात उड़ीसा गवर्नमेंट को पता चला तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया क्वी लैंग्वेज को दैट शुड बी एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बेनिफिट होती है 8th शेड्यूल की? वी हैव सीन दैट कि इस सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मिलती है, रिकॉग्निशन फ्रॉम साहित्य अकेडमी, यूज्ड इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री डिबेट, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं एंड RBI टू इंक्लूड इट इन द करेंसी नोट डिनोमिनेशन। सो क्वेश्चन इसमें है कि आप पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, टेक अ 10 सेकेंड स्मॉल पॉज एंड देन आई विल डिस्कस इट। So consider the following statement. First is only those languages which are spoken within the territory of India is recognized by 8th schedule। आपने जैसा कि देखा होगा 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है जिसमें कि लाइक नेपाली, यू नो दैट नेपाली इज स्पीकिंग इन नेपाल ऑल्सो। सो यहीं पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट मैंशनड अंडर 8th शेड्यूल, तो 100% करेक्ट, इंग्लिश नहीं है। सो इसका आंसर भी बी होगा, दैट इज ओनली 2। यहाँ पे ओल्ड UPSC पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, तो मतलब इसमें सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 की बात हो रहा है। ऊपर जो हमने क्वेश्चन अभी देखा था दैट इज ओवरऑल टोटल 4 स्टेटमेंट में कितना करेक्ट था, तो उसका ऑप्शन उस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज लाइक हियर ऑप्शन लाइक ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 2 मीन्स 2 स्टेटमेंट फ्रॉम अबव, ओनली 3 मीन्स टोटल 3 स्टेटमेंट, 1 to 3 एनी 3। सो ऑन दैट वे तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 9th शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
So just for revision purposes, recall all the schedule with me, because many a times UPSC directly asked schedule. Many times UPSC has asked, if you have seen previous year question. So what is the schedule number 1? So schedule 1 is very simple. It is talking about name of state and union territory. Schedule 2 is schedule 2, 3, 4. Remember like this. First one is rupee, then after oath, then after seat. मतलब क्या कि ऐसे कि पहले पैसा दे दो मुझे, देन आफ्टर मैं शपथ ले लूंगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करो, जहां से मुझे जिस सीट पे भेजना है भेज दो. तो लाइक दिस. तो शेड्यूल 2 में मेंशन है क्या कि सैलरी, अलाउंस, सेंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स टू विच वन पर्सन, प्रेसिडेंट, then after governor of state, then after speaker and deputy speaker and chairman and deputy chairman, then after Supreme Court judge, High Court judge and CAG. These persons are mentioned in the schedule 2. Schedule 3 is talking about oath of MP, MLA. They all will taking oath in third schedule, and in fourth schedule they will allocation of seats to the Rajya Sabha. Allocation of seats to where it is Rajya Sabha. And schedule 5 and 6 you can remember jointly. They both are talking about administration, where 5th is talking about administration in scheduled area and scheduled tribe area. And 6th schedule is specifically talking about only 4 states, that is Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. 7 is talking about separation of power between union list, state list and concurrent list. 8th is talking about, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, that is about language which covers right now 22 language. 9 is talking about land reform, जो कि ये present article है, 9th scheduled which is talking about land reform. And 10th scheduled is about anti-defection law. 11 is about panchayat and 12 is about municipalities. So remember 2-3 times you can remember. So let's see the 9th schedule of Indian Constitution. When it was incorporated by फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. पर्पस क्या था इसका? तो पर्पस ये था, हमने लेक्चर 1 में काफ़ी डिटेल में इसे समझा था कि 9th शेड्यूल एक्ट करता है एक सील्ड के तरह, जो कि प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम जुडिशियरी के इंटरवेंशन से. मतलब यदि गवर्नमेंट इसमें कोई भी एक्ट को प्लेस कर दे इन 9th शेड्यूल्ड बॉक्स, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को इनवैलिडेट नहीं कर सकता था. मतलब सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसी बॉक्स थी जिस बॉक्स में कोई भी कानून को सुप्रीम कोर्ट नहीं टच कर सकता था. बट प्राइमरी गवर्नमेंट का एम क्या था? गवर्नमेंट का एम था लैंड रिफॉर्म करना, टू इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम, टू गिव रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन. और ये सभी चीज़ को इससे रिलेटेड जो भी कानून था गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में प्लेस कर दे रहा था. आफ्टर द टाइम 1973 में एक हिस्टोरिक डेट आता है जब केशवानंद भारती जजमेंट आता है. केशवानंद भारती जजमेंट. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर का एक हाथ काट दिया. मतलब क्या? लेजिस्लेचर को बोला क्या, यू कांट मेक आर्बिट्रेरी लॉ. आप कुछ भी कानून नहीं बना सकते हैं, यू हैव टू फॉलो बेसिक स्ट्रक्चर. सीधा मतलब है लेजिस्लेचर के पावर को लिमिट कर दिया केशवानंद भारती जजमेंट ने. तो आफ्टर 1973 सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने लगा? इस 9th शेड्यूल का मिसयूज करने लगा. कैसे मिसयूज करने लगा? तो मेजरली 9th शेड्यूल का पर्पस था टू गिव इफेक्ट टू लैंड रिफॉर्म और उनसे रिलेटेड लॉ को 9th शेड्यूल में रख के प्रोटेक्ट करना. अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अपने मन से जो भी मन हो कानून बनाए और उसे जाके रख दे 9th शेड्यूल में. और एक बार 9th शेड्यूल में आ गया, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कर सकती थी. और सोचिए, जो इन दोनों एक्ट के लिए जिस चीज़ को बनाया गया था, 2 एक्ट के लिए, और टिल द टाइम यदि आप 9th शेड्यूल में जाके चेक करेंगे तो आपको 200+ लॉ मिलेगा, 200+ एक्ट मिलेगा जो कि 9th शेड्यूल के अंदर है. सो सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई. सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला, इसका जजमेंट दिया, हिस्टोरिक जजमेंट है ये भी, IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट, जो भी कानून बिफोर केबी जजमेंट, केशवानंद भारती जजमेंट के पहले रखा गया है, उस एक्ट को हम क्या करेंगे? उसको स्क्रूटनी नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, उस पर जो है क्या कुछ नहीं बोलेंगे. बट इस डेट के बाद, जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ, इस दिन के बाद तो बेसिक स्ट्रक्चर आ गया. अब भले ही वो 9th शेड्यूल में भी कोई एक्ट को आप क्यों नहीं रखिए, यदि वो आफ्टर दिस डेट के बाद यदि उस एक्ट को उसमें रखा गया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, तो हम उस लॉ को चेक करेंगे, उस लॉ को इनवैलिडेट कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं. सो ऑल दिस इज टॉकिंग अबाउट IR कोएल्हो दैट कि
However, Supreme Court in I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu ruled that any law added to 9th schedule after 24 April 1973, यदि वो violate करेगा fundamental right, can be challenged in the Supreme Court or High Court, wherever it can be challenged. It undermines the basic structure as outlined in Article 21 along with Article 14 and 19. Next article is about right to silence. So, right to remain silent got essence from three major articles. One is under Article 19(1)(a), under Article 23rd, and under Article 25. So, under Article 19(1)(a), Supreme Court stated that there is a fundamental right to freedom of speech and expression. And fundamental right to freedom of speech and expression has also means that right to remain silent. And there is a provision in Article 23rd, that is right against self incrimination. इसका मतलब ये है कि no person shall be compelled to make a confessional statement. एक्चुअली क्या था कि फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंस पुलिस क्या करती थी, किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट करती थी और उसके साथ क्या करती थी, पुलिस के पास इवन एविडेंस नहीं है कि दैट पर्सन इज क्रिमिनल, सो पुलिस उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करती थी और उसके बाद जो है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसे जुडिशियरी के पास प्रेजेंट करती थी. सो इस चीज़ से बचाने के लिए लोगों को आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 23rd विच गिव्स अस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मतलब क्या, यदि आप खुद से पुलिस के सामने बयान भी देते हो पुलिस कस्टडी में, तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट enforceable in the court of law. And under Article 25 there is a very famous case, that is the case name is Bizoy Emanuel. Wait a second. Bizoy Emanuel versus State of Kerala 1986. This case also named as Jehovah's Witness case. So होता क्या है इस केस में, 3 children belong to Jehovah community not participating in school in the national anthem and prayer. So they used to do, जब भी नेशनल एंथम होता या प्रेयर होता वो अपना सर को झुका के रिमेन साइलेंट रहते. दिस इज बिकॉज कि वो लोग बिलोंग करते थे जेहोवा कम्युनिटी, एंड दिस इज द सेक्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, जिसका कि ये बिलीफ है कि जीसस के अलावा किसी और की प्रेयर नहीं करनी चाहिए. सो दे रिमेन साइलेंट. बट व्हेन स्कूल गॉट टू नो दैट ये जो तीनों बच्चे हैं ये स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नेशनल एंथम में एंड प्रेयर में, सो स्कूल ने उसे एक्सपेल कर दिया. सो आफ्टर दैट देयर पेरेंट्स वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस स्टेटेड दैट कि स्कूल ने जो है वायलेट किया है देयर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर आर्टिकल 25 गिव्स यू फंडामेंटल राइट टू कंसाइंस एंड रिलीजियन. सो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट स्कूल ने इसकी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है. सो यू कैन गेट इसेंस that is right to remain silent comes under article 19(1)(a), article 23rd and article 25. बट कुछ जगह पे ये लिमिटेशंस है, लाइक यदि आपको सिविल केस में अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे आप साइलेंट नहीं रह सकते. लाइक मान लो हमारे पास 2 तरीके का केस होता है, तो वन इज सिविल केस एंड अनदर वन इज क्रिमिनल केस. यदि आपको क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया गया है तो यू कैन रिमेन साइलेंट अंडर आर्टिकल 23rd, बट यू कांट रिमेन साइलेंट इन केस ऑफ सिविल केस लाइक कस्टम एक्ट 1962, लाइक फेरा एंड फेमा एक्ट 1999. आप इसमें साइलेंट नहीं रह सकते हैं. यदि इनकम टैक्स आपसे पूछ रहा है कि बताइए आपने जो है क्या कहाँ मतलब इसमें जो है क्या मान लो वेल्थ कुछ छिपा के रखा है, सो यू हैव टू टेल बिफोर द एजेंसी. द सेम स्टेटमेंट इन बोथ, ऊपर भी आर्टिकल 23rd के बारे में मेंशन है, ऑल एक्यूज्ड हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट. एंड इन नंदिनी सत्यपति वर्सेस PL दानी केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट compelling a person to answering a question within the limit of police station may result in a violation of their fundamental right, that is article 23rd. Next is a very famous article, very famous news. Next, reservation for locals in private sector and also affirmative action. ये दोनों न्यूज आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो थोड़ा समझते हैं रिजर्वेशन की पॉलिसी को. तो होता क्या है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया की जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
दैट मीन्स एक इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अफर्मेटिव एक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 15(4) जो कि ये कहता है कि पार्लियामेंट ओनली, यहाँ पे ध्यान में बहुत ध्यान से समझना है इसको, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन, बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस. यहाँ पे 2-3 वर्ड है, 1 मिनट में लिख देता हूँ, फिर देन आफ्टर रेसिडेंस. सो क्या कह रहा है, क्या पहले बात तो 3 की वर्ड इज पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया. बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है. सो व्हाट टू डू हरियाणा गवर्नमेंट. हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया इन 2020. हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला क्या, हम जो है एक लॉ पास हरियाणा गवर्नमेंट ने किया, एंड उस लॉ में ये प्रोविज़न था कि देयर विल बी 75% रिजर्वेशन to the residents of हरियाणा is mandatory in private sector job also. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो जॉब के लिए जो वो रिजर्वेशन दिया 75%, दैट इज इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(4) कहता है क्या, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट कैन पास द लॉ फॉर रिजर्वेशन. सो ये मैटर को चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे क्वेस्ट कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया, बोला दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो 75% रिजर्वेशन दिया गया था वो हर एक प्राइवेट सेक्टर जॉब में नहीं था. जो जॉब बिलो दी सैलरी ऑफ 30,000 आता था, उस जॉब में 75% रिजर्वेशन टू दी लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब की प्रोविजन की गई थी. हाईकोर्ट डिक्लेयर इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ Part 3 of fundamental right, and also High Court said that it violates the constitutional morality. Constitutional morality means the basic essence of our constitution, that is integrity and unity of India. And constitutional morality refers to adherence to the फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है. आप उसे वायलेट नहीं कर सकते हो. आप एक कंट्री के अंदर में आर्टिफिशियल बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते हो. दैट विल लाइक जैसे कि हमारे पास मान लो एक फंडामेंटल राइट टू एवोकेशन है अंडर आर्टिकल 19. सो यदि आप इस तरह से हर जगह बाउंड्री क्रिएट कर देते हो कि यहाँ पे सिर्फ लोकल्स वर्क करेंगे तो अदर पीपल कहाँ जाएंगे. सो दैट विल क्रिएट डिवाइड बिटवीन द ब्रदर्स ऑफ द सेम लैंड. सो आफ्टर दैट देर इज अ न्यूज़ रिलेटेड टू अफर्मेटिव एक्शन. सेम है. तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो बहुत फेमस एक केस सामने आया, दैट इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंडिया बाय द वे. तो जून 2023 में एक न्यूज़ आता है कि यूएस का जो है, यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन अ फेमस केस स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन वर्सेस हार्वर्ड केस कि रेस बेस्ड जो है, तो अमेरिका में क्या प्रोविज़न है कि वहाँ पे हिस्टोरिकली जैसे कि हमारे इंडिया में हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ, मान लो जैसे जो लोअर कास्ट पीपल हैं लाइक दलित एंड द SC/ST पीपल, सेम एज इन यूएस जो है वहाँ पे रेस बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इसकी वजह से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रिजर्वेशन टू वट एवर दिस सेक्शंस, लाइक मान लो जैसे ब्लैक वहाँ पे माइनॉरिटी में आता है तो उसे कुछ रिजर्वेशन मिलता था. बट जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज़ जो है क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. आप अफर्मेटिव एक्शन इन कॉलेज के एडमिशन में आप नहीं दे सकते हो. सो क्या डिक्लेयर किया कि एडमिशन इन कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ
रेस बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन जो जिसकी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी थी दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत ही सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिकेड ओल्ड पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि अच्छा ठीक है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना था मानते हैं कि इनजस्टिस हुआ है। लेकिन कब तक हम रिजर्वेशन देंगे, और जब आप रिजर्वेशन किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देते हो तो उसका असर जो है दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे पड़ता है, बिकॉज उसकी राइट कहीं ना कहीं उससे टेक अवे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब से एडमिशन के लिए हम अफर्मेटिव एक्शन जो कॉलेज में हो रहा था उस चीज़ को बंद करते हैं। अब हर बच्चे जो है नॉर्मली आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सो दिस न्यूज बिलोंग्स टू दिस। तो अफर्मेटिव एक्शन मीन्स पॉजिटिव एक्शन। हाँ, पहले बात तो मैंने एक चीज़ डिफाइन नहीं किया। अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या होता है कि मतलब एक अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप, कि एक पॉजिटिव स्टेप ऑफ गवर्नमेंट जो कि ट्राई करता है कि कुछ अच्छा हो सोसाइटी के साथ जिसके साथ कभी बुरा हुआ था। सो पॉजिटिव एक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टू काउंटर द हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ प्रीजुडाइस अगेंस्ट इंडिविजुअल। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ब्लैक हो गए, हिस्पैनिक हो गए, हिप्पो कम्युनिटीज़ हो गए और अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट। इससे क्या दिया जाता था, रिजर्वेशन दिया जाता था। रिजर्वेशन इज अ सिस्टम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इंडिया ऑल्सो दैट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप रिप्रेजेंटेशन इन कहाँ कहाँ, तो एजुकेशन हो, वेदर इट इज़ एम्प्लॉयमेंट हो, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट स्कीम हो, स्कॉलरशिप हो, इस जगह पे रिजर्वेशन। आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) ऑल्सो अलाउज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है प्रोविजन, तो आर्टिकल 15(4) कहता है क्या, 15(4) अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन टू पीपल इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया। एंड 16(4) कहता है क्या कि 16(4) अलाउ स्टेट टू रिजर्व द some posts in the appointment or promotion to public service for the benefit of backward classes। और बैकवर्ड क्लासेस वो होनी चाहिए, उसमें आर्टिकल में क्लियरली मैंशनड है कि जो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट है अंडर द सर्विसेज। और आपको याद होगा फेमस इंदिरा साहनी केस, जो कि ये 50% कोटा पुट करता है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वट एवर यू वांट टू गिव रिजर्वेशन एंड विच एवर सेक्शन यू वांट टू गिव, आप उसे दे सकते हो, बट 50% की कोटा को वैलिड नहीं करना है। एंड दिस रिजर्वेशन गोज टू OBC, SC एंड ST। और रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन टू EWS सेक्शन। सो नेक्स्ट वन इज रंगनाथन मिश्रा कमीशन। तो ये चूँकि बहुत ही रेयर टाइम्स आपने इस तरह का कमीशन के बारे में सुनते हैं, और UPSC अक्सर कभी कभी क्या करती है, आपको कमीशन का नाम दे देती है और नीचे में बोलती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रंगनाथन मिश्रा कमीशन। सो उसमें से मान लो आपको एग्रीकल्चर दे देगा। सो इस तरीके से तो थोड़ा समझना है इसमें क्या है। तो पहले तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो अभी इस आर्टिकल में न्यूज़ के बारे में कवर नहीं किया गया। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला क्या कि आप अपना फिर से एक बार हमें अपना इंस्टांस बताइए ऑन द रंगनाथन मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें आपका क्या कहना है। रंगनाथन मिश्रा कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ये आई थिंक 2005 और 6 के आसपास में रंगनाथन मिश्रा कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और ये जो इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 2007 में, इसकी रिपोर्ट आई थी और इसे चेयर कर रहे थे, इसके चेयरमैन थे रंगनाथन मिश्रा जो कि फॉर्मर CJI ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे। और इसका एम क्या था, इसी एम को आपको इस आर्टिकल में ध्यान में रखना है क्योंकि एम ही पूछ सकता है कि किस लिए ये कमीशन बना था। तो इसका एम था कि टू लुक वेरियस इशू रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। जो भी पीपल लिंग्विस्टिक और रिलीजियसली माइनॉरिटीज़ में हैं, लाइक मान लो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मुस्लिम कम्युनिटी, उसकी क्या क्या इशूज़ हैं, तो उस पे ये कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया। एंड इट इज़ ऑफिशियली नोन एज नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक वेरियस इशू रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी इन द कंट्री। इसका रिपोर्ट सबमिट होता है 2007 में। और इसने रिकमेंड क्या किया और इसकी रिकमेंडेशन ध्यान से समझनी है, बस 2 लाइन की रिकमेंडेशन है कि
इन्होंने कहा कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस बी कंप्लीटली डीलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन। ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो इस कमीशन ने कहा कि जैसे मान लो हमारे पास हम दो तरीके से हम क्या करते हैं, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं और या कैटेगराइज करते हैं। वन इज एससी एंड अनदर वन इज एसटी। तो जब आप एसटी नाम सुनते हो तो एसटी में जो यहाँ पे एस फोर मतलब शेड्यूल्ड और टी फोर ट्राइब्स है। मतलब यहाँ पे इसमें से कहीं पे भी आपको ये नहीं लगता है कि इसमें कोई कास्ट के बारे में बोला जा रहा है। नॉर्मली एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, बट शेड्यूल्ड कास्ट में क्या है, यहाँ पे कास्ट वर्ड है। और ये कास्ट वर्ड जो है दैट इज रिलीजियन स्पेसिफिक। और कास्ट यदि आप रिलीजियन जो भी वाट एवर रिलीजन फॉलोड इन इंडिया आप उसमें देखेंगे तो जैसे कि कास्ट किस में मेजरली प्रेजेंट है। कास्ट एक तो आपको देखने को मिलेगा हिंदुइज्म में, सेकेंड वन इज सिखिज्म में, बट बुद्धिज़्म एंड जो है आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मुस्लिम, इन तीन रिलीजियन में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड मुस्लिम में, इसमें कास्ट सिस्टम जनरली नहीं है एज जिस तरह से कि वर्णा सिस्टम क्लासिफाइड इन हिंदू और सिखिज्म। तो इसीलिए इस कमीशन का कहना था कि यहाँ से कास्ट वर्ड को हटाया जाए क्योंकि कुछ रिलीजन में कास्ट नहीं है। और उसके बाद बोला क्या कि उसने रिकमेंड किया कि परमिटिंग दलित who converted to Islam and Christianity avail scheduled caste status। तो इस कमीशन का कहना था कि तो आपको एक चीज़ पता है कि हिंदू धर्म सिस्टम में टोटल हमारे पास 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा एंड आउटसाइड कास्ट दैट इज नोन एज दलित। तो इनके साथ क्या होता था, हिस्टोरिकली मेजर इनजस्टिस हुआ। तो मेनी पीपल गॉट कन्वर्टेड इन आइदर बुद्धिज़्म आइदर इन द इस्लाम। सो इस कमीशन का कहना था कि जो भी पीपल, जो हिंदू पीपल जो एससी कैटेगरी में थे वो बुद्धिज़्म और जो है क्या मान लो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है, उससे आप एससी का स्टेटस दीजिए। और इसमें उन्होंने इस कमीशन ने कहा कि उसको 10% रिजर्वेशन जो है, 10% कोटा, 10% रिजर्वेशन मुस्लिम को मिलना चाहिए और 5% अदर माइनॉरिटीज़ को लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इन गवर्नमेंट जॉब प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद ये भी बताया इस कमीशन ने कि आप इसे इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, बिकॉज इंदिरा साहनी जजमेंट की 50% कैप है। तो बोला कि कोई नहीं, हम उसी में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है उस 27% में 8.4% जो है आप क्या कर दीजिए, उसी में सेपरेट करके रख दीजिए रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए, दैट विल बी जैन, बुद्धिज़्म एंड मुस्लिम कम्युनिटी। सो ये था न्यूज़ अबाउट रंगनाथन मिश्रा कमीशन। क्यों बना था ये, तो टू चेक द स्टेटस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। सो मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 355। ये भी इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि न्यूज़ में क्यों था, तो आपको बताया क्या कुछ मंथ पहले मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, बहुत ही लार्ज स्केल पे वायलेंस हो रहा था। और मणिपुर में क्या होता है क्या, हेड ऑफ मणिपुर जो पुलिस है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा क्या कि आर्टिकल 355 शुड बी इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो उसी के सेंस पे ये न्यूज कवर किया गया इसमें। तो आर्टिकल 355 का क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 355 ये कहता है क्या कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब कभी भी स्टेट के अंदर में जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, एक्सटर्नल अटैक हो, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है टू प्रोटेक्ट द स्टेट एंड टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हर स्टेट जो है चलना चाहिए किसके बेसिस पे, ऑन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट इज राइट टू वॉक। पंजाब ने बहुत एक इनोवेटिव पॉलिसी अपनाई है, दैट इज पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। और राइट टू वॉक मतलब क्या होता है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसी इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फुटपाथ एंड साइकिलिंग ट्रैक ऑन द रोड। काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है, दैट विल प्रोटेक्ट ऑल्सो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। सो दिस कवर आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ न्यूज़।
लेट्स मूव फर्दर एंड अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में। एंड फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अंडर पॉइंट 2 दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, टेक अ पॉज ऑफ 10 सेकेंड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर हम इसके बाद इस आर्टिकल को भी कवर करेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कहता है क्या क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली वंस इन सेशन। मतलब एक सेशन में, टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजरली ये तो नहीं बताया गया है कि टोटल कितना सेशन होना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में गैप जो है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट हमारे पास मिनिमम 2 सेशन तो मस्ट होना है और टोटल 3 सेशन होते हैं। दैट इज़ वन इज़ बजट सेशन, अनदर वन इज मॉनसून सेशन एंड थर्ड वन इज विंटर सेशन। तो एक सेशन में आप कितनी बार जो है कहता है क्या कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ओनली वंस। देखेंगे हम लोग क्या होता है आंसर। सेकेंड कहता है क्या स्पेसिफिक रीजन शुड बी प्रोवाइड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करना होगा वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या उसके लिए स्पेसिफिक रीजन देना होगा। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ द राज्यसभा फॉर द कंसिडरेशन इन द हाउस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करते हैं हम लोग ये आर्टिकल, देन आफ्टर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। सो अगेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 75 states that council of minister shall be collectively responsible to लोक सभा only। इसका मतलब है, अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा जब चाहे, लोकसभा कैन रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लैक्स ऑफ मेजॉरिटी। ओके, अब समझते हैं इसकी टेक्निकल ग्राउंड की क्या क्या जरूरत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये ध्यान में रखना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट देखा आर्टिकल 75 इज टॉकिंग अबाउट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर लोकसभा। तो लोकसभा ही उससे क्या कर सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही था हमारे क्वेश्चन में, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड सॉरी ये नहीं स्टेटमेंट कि यहाँ पे है राज्यसभा का एक पॉइंट था, तो ये स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाता है। सो देखते हैं, तो दैट इज कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। और उसके बाद कहता है क्या आर्टिकल 75 थर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। और इन स्टेट के केस में जो है अंडर आर्टिकल 164(2) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। एंड रूल ऑफ प्रोसीजर जो है ये कई बार मैंने इस साल के टेस्ट सीरीज में देखा, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन काफ़ी न्यूज़ में था, तो पूछा था कि रूल 198 बिलोंग्स टू विच वन। सो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा प्रोवाइड्स अ प्रोविजन रिगार्डिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि टोटल पार्लियामेंट में क्या क्राइटेरिया होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने का, दैट विल टॉक इन द रूल 198। और इसका जो ग्राउंड है, तो सबसे अमेजिंग बात है कि देयर इज़ नो नीड टू सेट आउट एनी ग्राउंड, कोई ग्राउंड की नहीं है, मतलब इस तरह से। तो ये स्टेटमेंट में भी था हमारा। तो अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड नॉट सेट एनी ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड, कोई ग्राउंड नहीं है पहली बात तो। उसके बाद इंट्रोड्यूस कैसे होता है, मान लो हाउस जो है एक्सप्रेस करना चाहता है इट वांट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो स्पीकर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन ऑर्डर। पहले बात तो देखेगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो ऑर्डर में है या नहीं है, क्या एक सेशन में 2 बार तो नहीं आ गया। इन सब को चेक करने के बाद तो जो मेंबर हैं
वो मेंबर यदि चाहते हैं कि टेबल्ड करे, मतलब नोटिस को प्रेजेंट करे, लीव मतलब यहाँ पे होता है प्रेजेंट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो स्पीकर देन कॉल अपॉन द मेंबर हु आर इन फेवर ऑफ लीव बिहाइंड ग्रांटेड, और एटलीस्ट जो है 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए सिर्फ उसके लिए कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है, एक पेपर है, इस पेपर में 50% का सिग्नेचर होना चाहिए कि यस आई वांट नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। और यदि 50 मेंबर जो है इस पे सिग्नेचर कर देते हैं, देन आफ्टर अब ये डिपेंड करता है स्पीकर पे कि स्पीकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता है नहीं। इफ देन मोशन इज, स्पीकर ने यदि एक्सेप्ट कर लिया, स्पीकर टेकन इसे, तो 10 दिन का समय होता है और विद इन 10 डेज जो है उस पर डिस्कशन होता है इन द हाउस एंड आफ्टर दैट वोटिंग होता है। यदि वोटिंग में गवर्नमेंट पास हो गई तो सरकार बनी रहती है, यदि मान लो कि वोटिंग में मेजोरिटी नहीं आई प्रेजेंट गवर्नमेंट को, तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिज़ाइन करना होता है। तो आपके मन में टोटल क्या है क्रेडिट, एक बार जस्ट फॉर रिकैप हमने क्या देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन फॉर लोकसभा ओनली, इसे एक सेशन में सिर्फ एक बार मूव किया जाता है, द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ओनली वंस इन अ पार्टिकुलर सेशन। उसके बाद आप जो है क्या रूल 198 इसके बारे में कहता है क्या, देयर इज नो सेट एनी ग्राउंड, एंड उसके बाद मिनिमम 50 मेंबर का जो है आपको सिग्नेचर चाहिए टू प्रेजेंट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। देयर इज वेरी गुड आर्टिकल इन द न्यूज़ पेपर, wait a second, I will show you, wait. So this completes our first section of news. Let's move further, in which we will study functioning of parliament, state legislature and local government. And the first article is about no confidence motion. सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन एनसीएम ओनली इंट्रोड्यूस्ड वंस इन अ सेशन, मतलब एक सेशन में आप एक ही बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी सेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई इस तरह का मेजर नहीं डिफाइन करता है कि टोटल हमारे पास कितनी सेशन होनी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड कहता है कि देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन, तो 2 सेशन के बीच 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। टेक्निकली 2 सेशन मिनिमम होनी चाहिए, बट कन्वेंशनली वी हैव 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज वन इज बजट सेशन एंड सेकेंड वन इज मॉनसून सेशन एंड थर्ड वन इज विंटर सेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक सेशन में आप कितनी बार एनसीएम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। We will see the answer. Second statement is specific reason देना होता है before presenting no confidence motion, and third one is no confidence motion needs approval of at least 50 member of राज्य सभा। So let's see the article. देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 है एंड विच टेल्स अबाउट कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। क्या चीज़ कह रहा है कि लोकसभा के लिए ही सिर्फ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज अनदर इसेंस इसका ये निकलता है कि लोकसभा कैन रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी टाइम, जब क्या हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है मेजोरिटी नहीं हो, तो ऐसे केस में लोकसभा उसे रिमूव कर सकती है। और इसके लिए हमें लाना होता है एक मोशन। मोशन मीन्स सिंपल समझिए क्या, एक पेज ऑफ पेपर है, उस पेज ऑफ पेपर में लिखा रहेगा कि हम जो है क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट थर्ड ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, जिसमें कि ये कह रहा था कि 50 मेंबर राज्यसभा का हमें क्या चाहिए, अप्रूवल। अरे राज्यसभा तो वोटिंग नहीं लेता, बिकॉज राज्यसभा को ये पावर ही नहीं है। सो आफ्टर दैट एक चीज़ और इसमें समझना है कि एक सेशन में जो है ओनली वन टाइम जो है आप क्या कर सकते हो,
नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट कर सकते हो एंड ओनली बी मूव्ड इन द लोकसभा। न्यूज़ में क्यों है ये रिसेंटली? तो यूनियन गवर्नमेंट जो है फेस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन इन मॉनसून सेशन। आपको लग रहा होगा सरकार के पास तो ह्यूज मेजोरिटी है, इटसेल्फ बीजेपी हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा, तो क्यों आखिर विपक्ष ने जो है अपोजिशन ने एनसीएम इंट्रोड्यूस किया? तो एक्चुअली वो उस समय क्या था कि पूरी अपोजिशन जो है मणिपुर वायलेंस पे डिबेट चाहती थी, बट यूनियन गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग एंड कि हम अभी डिबेट उस पर नहीं करना चाहते हैं। सो अपोजिशन ने सोचा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसकी एक जनरल प्रोसीजर है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जब आपको टोटल इसका प्रोसेस क्या है, तो जस्ट अ सेकेंड मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम बताते हैं कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो टोटल क्या होता है, क्या हमें जो है इसके लिए पहले मान लो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी एमपी ऑफ लोकसभा, वो चाहता है क्या, एमपी वांट्स की नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें लाना है। उसके बाद वो स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताएगा और स्पीकर एग्जामिन करेगा क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑर्डर में है, दैट इज ऐसा तो नहीं है कि इस सेशन में एक बार और नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हो चुका है। यदि सब कुछ सही रहेगा तो जो है क्या, द मेंबर हु हैज़ टेबल्ड द नोटिस, जिसने नोटिस दिया स्पीकर को, वो क्या करेगा, आस्क टू फॉर द लीव ऑफ हाउस। लीव ऑफ हाउस मतलब हाउस की परमिशन मांगेगा, और ये मेंशन्ड है कि टोटल जो है आपके पास 50 मेंबर का सपोर्ट होना मस्ट है। 50 मेंबर सबसे पहले क्या करेगा, आपने जो वो जो नोट देंगे उसमें प्रपोजल में उसकी, और 50 मेंबर ऑफ लोकसभा क्या होना चाहिए, उसकी प्रपोजल होनी चाहिए कि यस वी वांट टू इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन। आफ्टर दैट स्पीकर उसे एक्सेप्ट करेगा, और विद इन 10 डेज 10 दिन के अंदर में जो है कि देयर विल बी डिबेट, द मोशन इज देन टेकन फॉर डिस्कशन एंड डिबेट होगा विद इन 10 डेज। और इसी डिस्कशन एंड डिबेट में, चूँकि सबसे पहले ये प्रोविज़न है कि पहले गवर्नमेंट उसके बारे में पूरी ग्रेट स्पीच देंगे, आफ्टर दैट फिर अपोजिशन उस पर स्पीच देगा। तो मेन पर्पस था अपोजिशन का कि जो गवर्नमेंट जो है कुछ बोले मणिपुर वायलेंस पे, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। एक दो और मेजर बात कि जो प्रोविजन अंडर आर्टिकल 75 थर्ड कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा ओनली, इन स्टेट आर्टिकल 164 टॉकिंग अबाउट द सेम कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद रूल 198 भी अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, तो कह रहा था कि रूल 198 बिलोंग्स टू व्हाट, तो यह बिलोंग करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, जो कि प्रोवाइड्स करता है प्रोविजन रिगार्डिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और इसके बारे में पूछा कि ग्राउंड क्या है, तो जो हमने क्वेश्चन में भी देखा अभी, तो देर इज नो नीड टू सेट एनी ग्राउंड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कोई ग्राउंड स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है, और इसे आप ओनली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक सेशन में ओनली वन टाइम, और देयर इज 50% का जो है क्या चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। तो देखते हैं एक बार अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को। फर्स्ट था इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड वंस इन अ सेशन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। सेकेंड, स्पेसिफिक रीजन शुड बी प्रोवाइडेड, नहीं ऐसा कोई नहीं, हमें कोई रीजन प्रोवाइड नहीं करना होता, सो ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है, दिस वन इज रॉन्ग। एंड ऑप्शन नंबर 3, नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स अप्रूवल ऑफ 50 मेंबर, यस 50 मेंबर चाहिए होता है, बट ये राज्यसभा में नहीं चाहिए होता, ये लोकसभा में चाहिए होता है, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है, सो आंसर इज ओनली ए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज को काफ़ी अच्छे से कवर किया, तो जस्ट ओवरव्यू करते हैं क्या था। तो व्हाट्स इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मणिपुर वायलेंस के समय में, एंड इसमें कुछ मेजर क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो आइए देख लेते हैं जस्ट ऊपर से। व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? No confidence motion is a parliamentary process that allow opposition to challenge the government's majority and ability to government. कौन इसे मूव कर सकता है? तो कोई भी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ लोकसभा इसको मूव कर सकता है, और उसके लिए सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 50 मेंबर का। हाउ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी साइंड बाय मेंबर, और कितने मेंबर? तो 50 मेंबर के सिग्नेचर मस्ट चाहिए, एंड इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। व्हाट हैपेंस आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन? यदि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला तो गवर्नमेंट रहेगी, और यदि वोट मेजोरिटी से कम रहा तो गवर्नमेंट
को रिजाइन करना होगा. हाउ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डिबेटेड? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी डिबेटेड इन द लोकसभा. द मोशन विल बी मूव्ड बाय मेंबर हु सबमिटेड इट एंड द गवर्नमेंट विल देन रिस्पॉन्ड टू द मोशन एंड अपोजिशन पार्टी उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन पूछती है, डिबेट करती है. हाउ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटेड? आफ्टर डिबेट लोक सभा विल वोट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन. What happens if no confidence motion is passed? If it is passed, government must have to resign. What happens if government wins? यदि government जीतती है तो government will continue to be remain in the power. How many confidence? ये काफ़ी अच्छा एक डाटा इसने प्रेजेंट किया. कहता है सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक टोटल 27 टाइम्स, और यदि इस बार को भी जोड़ लीजिए तो दैट विल बिकम्स 28 टाइम्स जो है NCM प्रेजेंट किया गया and have been moved in the Lok Sabha. The first NCM was against Prime Minister Jawaharlal Nehru ji in 1963. Then after PM इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बार हुआ 15 टाइम्स. आफ्टर दैट लाल बहादुर शास्त्री एंड PV नरसिम्हा राव के टेन्यूर में 3 टाइम्स. आफ्टर दैट अटल बिहारी के में आपने देखा था कि जिनकी सरकार मात्र 1 वोट से जो है गिर गई थी. अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लॉस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय मार्जिन ऑफ ओनली 1 वोट. और मोस्ट रिसेंट इस आर्टिकल में कहना है क्या, एक बार तो मोदी गवर्नमेंट के लिए 2018 में जो है NCM आया था और रिसेंटली इन 2023. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. चलो बापू बाड़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की. चलो बापू बाड़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की. अब तो खेत में हरियाली भी मर गई, उसकी लाशें भर बोरियां भी घर गई. अब रखवाली क्या करनी भूत प्रेत की. चलो बापू बाड़ हटा दें खेत की. हरियाली के साथ क्या पंछी भी सारे मर गए, दिखते नहीं हैं आजकल, सारे ही जाने किधर गए. दुनिया में क्या बापू ऐसा ही होता है, क्या उनसे तभी नाता जब कोई कुछ बोता है. उनसे मैं ये पूछूंगा, आने दो उनको ऐत की. चलो बापू बाड़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की. चलो बापू चलो